अपनी भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान की कुछ और बातें कर रहे हैं, तो एक चैप्टर आता है अपना गुरुत्वाकर्षण। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्व प्लस आकर्षण, यानी सीधी सी बात है, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? कोई दो पिंड है, इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, दूसरे का m2 है, इसके मध्य की दूरी r है, तो इनके मध्य, जिस चांद और पृथ्वी के मध्य आकर्षण बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यानी दोनों पिंड, यानी पहले पिंड का भार क्या? m1, दूसरे का m2, तो इनके गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब सीधे। फिर दूसरी आती, इनके मध्य जितनी दूरी होगी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, यानी व्युत्क्रमापाती। तो दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमापाती होता है, यानी F समानुपाती m1 m2 बटा r²। तो अब इस समानुपाती के निशान को जैसे ही हटाओगे तो F बराबर gm बटा r², यही बात। gm1 m2 कर लो, ठीक बात है, आपको याद अच्छे से रहेगा। तो F यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर ये गुरुत्वीय नियतांक है। जैसे ही किसी समानुपाती के निशान को हटाया जाता है तो गुरुत्वीय नियतांक लगता है, और g क्या है? एक गुरुत्वीय नियतांक है। ठीक बात। तो ये क्या है? गुरुत्वीय नियतांक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल का? F बराबर गुड मॉर्निंग बटा r²। तो gm बटा r²। दूरी बढ़ेगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम, दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी g। इस g का मान पृथ्वी के लिए होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्यों त्वरण की बात होगी, त्वरण स्क्वायर में होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो, यदि कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाती है, माना कि मैंने एक गेंद फेंकी पृथ्वी से, इतनी ऊंचाई पर गई, जैसे ही वो पृथ्वी पर वापस लौटेगी उसके अचानक वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये वेग में वृद्धि क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर जब वो पुनः लौटती है, तो जब लौटते वक्त अचानक उसके वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और ये पृथ्वी के लिए मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हुई बातें क्लियर? तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो, यदि इस बात करते हैं चांद और पृथ्वी की तुलना करते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसका भार कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी पर चांद की तुलना में 6 गुना क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना, 6 गुना ज्यादा होता है क्या पर? पृथ्वी पर। और 1/6वां भाग किस पर होता है? चांद पर। तो सीधी सी बात है, यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो चांद पर कितने का हो जाएगा? 10 किलो का। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का कितना 6वां भाग कहां पर होता है? चांद पर होता है। तो पृथ्वी पर कितना है? 60, 6वां भाग कितना हो गया? 10 किलोग्राम। ठीक है बात? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अब बात करते हैं अपन कुछ मुख्य बातें। तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो माना कि वो होती है 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी के केंद्र में g का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में g का मान कितना होता है? 0 होता है। पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर ऊपर? 3200 किलोमीटर ऊपर लगभग, वहां पर g का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पृथ्वी के ध्रुवों की।
तो जैसे जैसे यदि पृथ्वी की बात करें तो बीच में कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है, और यहां पर जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कौन सी होती है, ध्रुवीय, यानी बात करें ध्रुवों की बात करते हैं। तो जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो जी का मान भी क्या होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, जी का मान घटेगा। ध्रुवों की ओर जी का मान क्या होता है, घटेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जी का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब यहाँ यदि शक्कर 10 किलोग्राम थी भूमध्य रेखा पर, तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो शक्कर का मान 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी सीधी सी बात है उसके भार में क्या होगी, कमी होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण में क्या होगी, कमी होगी। तो पृथ्वी से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान में कमी होती है, क्या होती है, कमी, यानी भार में क्या होगी, कमी होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात आती है लिफ्ट की। लिफ्ट की बात जब भी हो तो ध्यान रखिएगा, लिफ्ट जब ऊपर जा रही तो भार में क्या होगी, वृद्धि। लिफ्ट जब नीचे आ रही तो भार में होगी कमी, और लिफ्ट जब टूट जाए यानी स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रही हो तो भार हो जाएगा शून्य। 3 कंडीशंस ध्यान रखिएगा। यदि कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही तो व्यक्ति का भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा, यदि लिफ्ट क्या हो रही, नीचे आ रही है तो भार में क्या होगी, कमी। और लिफ्ट यदि टूट जाए तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 3 बातें ध्यान रखना, ऊपर जा रही है तो भार बढ़ेगा, नीचे जा रही भार कम, टूट जाए तो भार हो जाएगा शून्य। ये लिफ्ट की बात हुई। अंतरिक्ष यात्री जो अपना भोजन लेके जाते हैं वो पैकेट्स के रूप में, मतलब सीधी सी बात है घोल के रूप में लेके जाते हैं। यदि उनको खोल के खाएंगे तो भोजन वैसे ही अंतरिक्ष में फैल जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो लिफ्ट ऊपर जाने पर भार बढ़ेगा, नीचे आने पर भार क्या होगा, कम होगा, और लिफ्ट यदि टूट जाए तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुछ और बात देखो, तापमान का संबंध या तापमान संबंधता, ये प्रश्न पूछते हैं कभी कभार। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखो, K - 273/5। बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि ये फॉर्मूला तैयार है ना आपका, एक और देखो, र्यूमर/4। यदि ये आपका फॉर्मूला पता है तो आपको कोई भी तापमान दे दो, आप तापमान को कन्वर्ट कर दोगे। देखो तापमान किस किस में माप सकते हैं, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड में, दूसरा केल्विन में, तीसरा फ़ारेनहाइट में, चौथा र्यूमर में। R का मतलब र्यूमर, F का मतलब फ़ारेनहाइट, K का मतलब केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, एक ही बात है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड एक ही बात होती है। अब ये सारे मान यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, यानी C/5 F - 32/9 K - 273/5 बराबर R/4, यदि ये चीजें आपको पता है तो आप आसानी से उसका उत्तर ज्ञात कर लो। जैसे देखो, आप यदि आपसे पूछे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात कीजिए, यदि किसी वस्तु का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वह फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, आप तो ये फॉर्मूला रख दो। तो C/5 बराबर F - 32/9। C की जगह क्या रखो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, F अपन को याद करना है, तो क्या हो जाएगा C यानी -40/5 बराबर F - 32/9। तो ये कितना हो गया, -8, ये हो गया 9 × 72, और -72 - 32 कितने हो गए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो F बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक इसका मतलब सीधी सी बात है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। वह तापमान जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे मानव के बारे में पूछ ले तो मानव का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 96 पॉइंट समथिंग कर लो।
96.225 फ़ारेनहाइट। यदि केल्विन में बात कर ले तो केल्विन में सीधी सी बात है, जितना डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 जोड़ दो। तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना 37, तो 273 जोड़ते कितना हो जाएगा 310 केल्विन। तो यदि आपसे पूछ ले मानव के शरीर का तापमान बताइए, तो मानव के शरीर का तापमान देखिएगा, यदि डिग्री सेंटीग्रेड में 37, यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 96, और यदि आपसे पूछ ले केल्विन में तो कितना होगा 310 केल्विन। हुई बातें क्लियर? ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हुई बात ताप संबंधता की। कुछ और बात करते हैं विद्युत धारा की। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले धारा क्या होती है, विद्युत धारा। तो धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, सीधी सी बात है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना कि किसी बच्चे ने बदमाशी की और मास्टर ने उसे बराबर थप्पड़े मारता गया, तो अब उसको थप्पड़े कितनी मार रहा है वो क्या होती, आवेश, और जितनी थप्पड़े ज़्यादा मारेगा उतना ही उसमें धारा ज़्यादा चलेगी। तो याद रखना, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक बात। तो विद्युत धारा यानी आई, धारा का जो प्रतीक लेते हैं वो आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब आवेश, यहाँ क्यू बराबर आवेश, टी बराबर समय। तो सीधी सी बात है, एकांक समय में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। एकांक समय में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आवेश, टी बराबर समय। अब मुझे बताओ आवेश का मात्रक क्या। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या, कूलाम। अच्छा, समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक या जो छोटी इकाई लेते हैं सेकंड। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, या बात कर लेते हैं तो बात हो गई कूलाम प्रति सेकंड। ये ध्यान रखिएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या, या तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और देखो किसी परिपथ की विद्युत धारा की बात कर लेते हैं अपन। तो इस प्रकार का ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बल्ब लग रहा है एक। तो हमेशा विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलेगी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋणावेश से धनावेश की ओर चलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर बढ़ते हैं। तो विद्युत धारा हमेशा और हमेशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर चलते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी बैटरी के धन आवेश से ऋणावेश की ओर चलेगी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऋणायन से धनावेश की ओर बढ़ेंगे। वही बातें क्लियर। आगे देखो, अब कुछ विशेष बातें ये ध्यान रखिएगा। बात कर रहे हैं विद्युत धारा की। सबसे पहली बात, विद्युत धारा की दिशा किससे मापते हैं, यानी किस दिशा में विद्युत धारा चल रही है अपन को कैसे पता चला। तो मापते हैं किससे, विद्युत धारा की दिशा किससे मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर से। एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा खुद मापी जाती है किससे, अमीटर से। तो विद्युत धारा का मापन कौन करता है, अमीटर करता है। फिर है वोल्टेज का मापक, वोल्टेज। तो वोल्टेज को कौन मापता है, तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज को मापता है वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज को कौन मापता है, वोल्ट मीटर मापता है। और ये वोल्ट मीटर किस में मापते हैं, विभव मापता है, यानी विभवांतर मापता है। यानी दो बिंदुओं के मध्य कितना विभव का अंतर है वो विभवांतर कहलाता है।
तो वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है। ठीक बात। ये तो तीन बातें हैं। कौन सा कि विद्युत धारा का मापक क्या, अमीटर, मात्रक क्या, अमीटर, दिशा किससे मापते हैं, गैलोनोमीटर से, वोल्टेज किससे मापते हैं, तो वोल्टमीटर से मापते हैं। ठीक बात। और सुनो, अब अगला आता है प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का मतलब सीधी सी बात है, आप सड़क से जा रहे हो, बड़ी स्पीड से जा रहे हो, अचानक जंप आ गया तो आपने गाड़ी की जो स्पीड होगी वो धीरे हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करे, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा के प्रवाह में कौन बाधा कर सकता है, बाधा करेगा प्रतिरोध। तो एक ओम नामक साइंटिस्ट था, कौन, ओम। तो उसने एक नियम दिया, उस नियम का नाम ही है ओम का नियम। ओम ने कहा कि यदि समान भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब, ये सभी बराबर हो तो क्या होगा, विभवांतर किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी सीधी सी बात है, ओम ने नियम दिया और ओम ने एक सूत्र ज्ञात किया। वो सूत्र क्या है, V = IR। यदि ये सूत्र याद है तो ओम का नियम याद है। ओम ने कहा कि समान भौतिक अवस्थाओं में विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगी, और विभवांतर किसके समानुपाती होंगे, प्रतिरोध के समानुपाती होंगे। तो सीधी सी बात है, V = IR। यानी आप तो इतना याद रखो, ओम बड़ा वीर आदमी था, तो V = IR। I का मतलब विद्युत धारा, तो V का तो हो गया वोल्टेज यानी वोल्ट, यानी विभव कह सकते हो आप। V को कह दो विभव, I को कह दो विद्युत धारा, और R को क्या कह दो, प्रतिरोध। तो ये बातें ध्यान रखना, V बराबर विभव, I बराबर विद्युत धारा और R बराबर प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और इसका प्रतीक होता है उल्टी मटकी। ठीक है जी, आगे देखो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, तो प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों को आप किस प्रकार से जोड़ सकते हो। तो प्रतिरोधों का संयोजन अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, वो देखो। एक तो प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, यानी लीनियर क्रम में। जैसे कोई बल्ब लगाए तो अपन ने एक ही लाइन में लगा दी इस प्रकार से, तो ये श्रेणी क्रम। और एक होता है समांतर क्रम, यानी जिस प्रकार से ये बल्ब लगा दिया इसी के साथ इस प्रकार से, तो ये तो समांतर क्रम, और एक ही लाइन में लग रहे हो तो श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में फर्क क्या है, वो देखो। श्रेणी क्रम की खास बात है कि जो प्रतिरोध जुड़े होंगे एक ही लाइन में जुड़े होंगे, और इसमें जो प्रतिरोध जुड़े होंगे वो अलग अलग यानी समांतर रूप से जुड़े होंगे। एक बात तो ये। दूसरा बात, श्रेणी क्रम में यदि एक का भी वोल्टेज हो गया, यदि विद्युत टूट गई तो बाकी सब में अवरोध हो जाएगी। जबकि समांतर क्रम में यदि एक लाइन खराब हो जाए तो बाकियों में विद्युत धारा चलती रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, R = R1 + R2 + R3 इस प्रकार से। जैसे देखो, ये विद्युत धारा चल रही है I, और यहाँ पहला प्रतिरोध है, माना कि ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये R1, ये R2, ये R3, इन तीनों का योग श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध होगा। जबकि समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1/R = 1/R1 + R2 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यदि कोई आपको परिपथ दे दे और इसमें आपको यदि कुल प्रतिरोध पूछा है तो क्या होगा, ये धारा चल रही आई, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो ये इस प्रकार से उत्तर होगा समांतर क्रम में, ये 1/R = R1 + R2 + इस प्रकार से। तो ये हो गया समांतर क्रम। अब इसका उपयोग पूछते हैं सीधा, ये आपसे नहीं पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा उपयोग पूछेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो श्रेणी क्रम का उपयोग कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। श्रेणी क्रम का उपयोग होता है रोड लाइटों में। पता है, एक रोड लाइट बंद हो जाए तो सारी बंद हो जाती है।
विद्युत स्विचों में स्विच हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। जो एक आपको पता है जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें जो स्विच यानी खटके जुड़े होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। चाइनीज लाइट है दीपावली के टाइम वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ी होती थी पहले, अब वर्तमान में तो समांतर क्रम में जोड़ दी। तो एक फ्यूज तो सारा फ्यूज। आते हैं समांतर क्रम का उपयोग कहाँ, तो विद्युत परिपथ जो घरों में लगते हैं, विद्युत परिपथ इसमें जो घरों में लगते हैं वो किसके लगते हैं, समांतर क्रम में। यदि एक पंखा बंद करना होता तो पंखा ही होता है, यदि श्रेणी क्रम में होता तो समस्या हो जाती, एक स्विच बंद करो सारा घर का लाइट सप्लाई बंद। लेकिन समांतर क्रम में समस्या क्या है कि एक जिसको बंद करना है उसी को ही बंद करना है, यानी विद्युत परिपथ जो घरों में लगा होता है वो समांतर क्रम में लगा होता है। एक सबसे बड़ी बात, अमीटर किस में लगा, घरों के बाहर जो मीटर लगा होता है विद्युत धारा मापने का वो किस में लगता है, श्रेणी क्रम में। तो अमीटर किस में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक बात। समांतर क्रम की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर किस में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। एक विद्युत फ्यूज, तो फ्यूज भी श्रेणी क्रम में लगता है, ध्यान रखना, विद्युत फ्यूज। अगली बात करते हैं अपन फ्यूज की। तो फ्यूज में, फ्यूज किसका बना होता है ध्यान रखिएगा, तो फ्यूज बनता है सीसा और टिन का, ये मिश्र धातु का बना है, सीसा और टिन का। सीसा मतलब स्टर्नम, सॉरी सीसा का मतलब लेड या पीबी और टिन का मतलब स्टर्नम। तो ध्यान रखिएगा जो फ्यूज तार बना होता है लेड और शीशे का, लेड और टिन का बना होता है, यानी शीशे और टिन का बना होता है। अगली बात, फ्यूज में क्या होता है, तो कम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और दूसरा इसका जो गलनांक होता है वो गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान रखना फ्यूज तार का प्रतिरोध कम, गलनांक कम, किसका बना होता है, सीसा और टिन का बना होता है। अगली बात विद्युत हीटर की कर लेते हैं। विद्युत हीटर में जो तार उपयोग होता है वो होता है नाइक्रोम का तार। ध्यान रखिएगा, सीधा प्रश्न आता है कि विद्युत हीटर में किस प्रकार का तार उपयोग होता है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार होता है, यानी निकल, क्रोमियम, लोहा, इसका क्या होता है, तार का उपयोग होता है। अगला देखो, अगला आते हैं अपन सीधा मोटर और जनरेटर का किस सिद्धांत पर कार्य करती। तो एक बात कर लेते हैं मोटर की और एक बात कर लेते हैं विद्युत जनरेटर की। तो मोटर की, जब विद्युत मोटर की बात करेंगे तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, यानी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन जनरेटर इसका उल्टा होता है, जनरेटर क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये बातें ध्यान रखना। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन, मोटर, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। कुछ और विशेष बातें, एक होता है सदिश राशि और एक होती अदिश राशि, यानी ऐसी राशियां जिसमें विशेष प्रकार की दिशाएं होती है वो होती है सदिश राशि, और जिसमें नहीं होती वो अदिश राशि। तो ध्यान रखो, दिशा से जिनको व्यक्त नहीं करते अदिश राशि, तो अदिश राशि याद कर लो, और इनके अलावा जैसे जो भी राशियां हैं वो सदिश राशि है। तो मुख्य तौर से कौन कौन जो एग्जाम से पूछते हैं सदिश और अदिश राशि, तो आप टिक ध्यान रख लो। उस आर्द्रता की चाबी, उस आर्द्रता की चाबी दो। तो यदि ये याद हो जाए आपको तो आपके अदिश राशियां क्लियर है। ऊ का मतलब ऊर्जा, स का मतलब समय, आ का मतलब आर्द्रता, द्रव्यमान, ता का मतलब तापमान, की का मतलब कार्य,
चा का मतलब चाल, वी का मतलब विद्युत धारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। और दाब, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आपको लगता है धारा की दिशा होती होगी? नहीं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का गुणनफल हमेशा अदिश होता है। तो विद्युत धारा भी कैसी होती है? एक अदिश राशि होती है। तो ऊर्जा, समय, आर्द्रता, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल, दाब, विद्युत धारा कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। ठीक बात। तो मुख्य तौर से फिजिक्स के ये बातें हुई। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लो। जल की बात कर लेते हैं। जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? सर्वाधिक घनत्व होता है। घनत्व कितना होता है? सर्वाधिक, जबकि इसका आयतन न्यूनतम होता है। यदि आपसे पूछ ले जल का सबसे न्यूनतम आयतन किस डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबलता है। इसी कारण इसे बोलते हैं क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमता है, तो जमाव बिंदु है, हिमांक बिंदु है। कैसा बिंदु है ये? हिमांक बिंदु है, यानी जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जस्ट ऊपर होते ही क्या होता है? ये पिघलने लग जाता है। तो जल का गलनांक और हिमांक बिंदु एक ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है। जो ध्यान रखना कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमांक बिंदु, 0 डिग्री पर ही गलनांक बिंदु, क्वथनांक 100 डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व सर्वाधिक, आयतन सबसे क्या होता है? न्यूनतम होता है। विद्युत जो कुकर बात करते हैं कुकर की। तो कुकर में क्या होता है? खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है? क्वथनांक का बढ़ना। किसका बढ़ना? क्वथनांक का बढ़ना। तो ये मुख्य बातें ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री पर घनत्व सर्वाधिक, आयतन न्यूनतम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु, 100 डिग्री पर क्वथनांक बिंदु। कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। इस पहले जो 100 डिग्री पर गर्म हो रहा था, अब 100 से ज़्यादा 110 से ऊपर तापमान पर क्या होगा? उबलेगा। तो ये बातें आप फिजिक्स में ध्यान रखिएगा। कुछ अपने जो अगला जो चैप्टर्स हैं वो है रसायन विज्ञान के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।